यार बच्चों बीच में फ़ोन आ गया था ना, इस सारा डिस्टर्ब होता है फ़ोन आने से, तो ये वीडियो फिर अधूरा ही रह गया था। पता नहीं अब कहाँ तक मैं थी, वहाँ पर कहाँ तक पहुँचा था ये वीडियो, है ना। तो ये फिर से एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ बच्चों कि जो एल्गी हैं, फिर से देख लो इस वीडियो को। अब क्या करूँ, आधा रह गया ना। शैवालों के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो ये कैसे होते हैं बच्चों, अब आधा बन के बेकार हो गया वीडियो। क्लोरोफिलस होते हैं, क्लोरोफिल युक्त होते हैं, नॉन वैस्कुलर होते हैं, मतलब इनमें संवहन ऊतक नहीं पाया जाता, मतलब जाइलम फ्लोएम संवहन ऊतक होते हैं ना, जो पानी को इधर से उधर ले जाते हैं, भोजन के पूरे पौधे में संचरण करते हैं, संवहन करते हैं। तो ये कुछ नहीं होता इसमें जाइलम फ्लोएम जैसे। तो नॉन वैस्कुलर हो गए, संवहन ऊतक रहित। और थैलोफाइट्स होते हैं, थैलोफाइट्स मीन्स आप समझ गए होंगे आप, थैलस लाइक बॉडी, इट मीन्स नो रूट स्टेम लीफ फ्लावर, कुछ नहीं होता इनमें, है ना। जड़ तना पत्ती फूल जैसी संरचना नहीं पाई जाती। तो ऐसे सब पौधे किसमें आते हैं, थैलोफाइटा में, और इनको कहते हैं थैलोफाइट्स, थैलस लाइक बॉडी। ठीक हो गया। अब यदि देखा जाए बच्चों, एल्गोलॉजी में हम शैवालों का अध्ययन करते हैं, या फाइकोलॉजी भी कहते हैं इसको हम। अब आते हैं शैवाल की, कहाँ ये शैवाल पाए जाते हैं। सभी जगह होते हैं, आप चाहे उसको मिट्टी में देखिए, आप पानी में देखिए, आप ताजे जल में देखो, गर्म झरने में देखो, समुद्र में देखो, है ना, पेड़ों की तनों चट्टानों में देखो, हर जगह स्थल में ये पाए जाते हैं। ठीक है। अब इनकी मेन आती है रचना कैसी होती है। तो बच्चों अगर हम शैवालों को देखें तो ये एक कोशीय से लेकर बहुकोशीय होते हैं। यूनिसेलुलर एक कोशीय, मल्टी सेलुलर बहुकोशीय, मतलब एक कोशिका के बने भी ये हो सकते हैं ना। अब एक कोशिका जैसे क्लेमाइडोमोनास, है ना, एक ही कोशिकीय तो है ये। तो जो एक कोशीय शैवाल होते हैं ये भी दो तरह के होते हैं बच्चों, या तो ये मोटाइल होंगे, चल चल मतलब जैसे क्लेमाइडोमोनास, फ्लैजिला जिसमें भी होगा वो मोटाइल होगा, वो चलता है, फ्लैजिला की मदद से गति करता है। ठीक है। और दूसरे प्रकार के नॉन मोटाइल होते हैं, अचल, जिनमें फ्लैजिला नहीं होता, जैसे क्लोरेला है तो सब फ्लैजिला नहीं होता ना, तो वो अचल होंगे। कैसे चलेंगे जब फ्लैजिला ही नहीं होगा। ठीक है। तो एक कोशीय शैवाल भी दो तरह के हो गए, कुछ चल होते हैं मोटाइल, कुछ नॉन मोटाइल होते हैं। ठीक है। और कुछ शैवाल कैसे होते हैं जो बहुकोशीय होते हैं ज्यादातर, या तो कॉलोनी बना के रहेंगे, कॉलोनियल, तभी तो कहते हैं कॉलोनियल, बहुसंख्या, कॉलोनियल मतलब कॉलोनी बना के जो रहते हैं, जो फिलम कौन से वाले, जो बहुकोशीय शैवाल होते हैं, तो ये तो कॉलोनी बना के रहेंगे। या कैसे होते हैं बहुकोशीय शैवाल, फिलामेंटस, है ना, सूत्रवत या तंतुमय शैवाल। आपने सुना जैसे स्पायरोगारा, ये देखो, तो स्पायरोगारा देखो बहुत सारी कोशिकाएं बहुकोशीय है नहीं, ये देखो। तो ये क्योंकि फिलामेंट की तरह लग रहा है ना, एक धागे जैसा लग रहा है, इसलिए इसको कहते हैं फिलामेंटस एल्गी या तंतुमय शैवाल, तंतु की तरह की संरचना या सूत्र धागे की तरह की संरचना। तो धागे नुमा भी हो सकते हैं बहुकोशीय वाले शैवाल, या वो कॉलोनी बना के भी रह सकते हैं। ठीक है ना। तो अब बात आती है कि भाई जो शैवाल हैं इनकी फिजियोलॉजी क्या है। न्यूट्रिशन तो बोलने की जरूरत नहीं, जो पोषण कैसे होता है, ये तो क्लोरोफिल वाले हैं, तो स्वयं फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाएंगे। मेन आता है कि जो शैवाल हैं कितनी तरह से जनन करते हैं बच्चों ये। तो ये भी कवकों की तरह तीन तरह से जनन करते हैं बच्चों, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। कायिक जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, तीनों जो जैसे आपने कवक में पढ़ा था, है ना। तो पहला हम लेते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कायिक जनन कैसे होता है शैवालों में, है ना। तो कायिक जनन तो हर जगह वही होता है, बाय मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट्स विखंडन के द्वारा। आप देखिए ये दिख रहा है आपको स्पायर वगैरह जैसे, तो ये जगह जगह से अगर टूट जाएगा तो ये विखंडन ही तो हुआ, एक टुकड़ा फ्रेगमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, फ्रेगमेंट, है ना। तो यही क्रिया कहलाती है जब कोई तंतु या शैवाल टुकड़ों में टूट जाए तो एक टुकड़ा नए पौधे को जन्म देता है। तो ये क्रिया कहलाती है जहां पर विखंडन, क्योंकि इस टुकड़े का इसका क्या हो रहा है, विखंडन, बीच बीच में ये टूट रहा है। क्योंकि वेजिटेटिव को हमेशा कैसे याद रखोगे बच्चों, कायिक जनन क्या है कि पौधे का कोई भी कायिक भाग, कोई भी एक छोटा सा भाग भी यदि बॉडी से अलग होता है और अगर वो सक्षम है नए पौधे को जन्म देने में, तो वो कायिक जनन कहलाएगा। ठीक हो गया। अब आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अलैंगिक जनन। जैसा आप नाम से ही लग रहा, अलैंगिक, जिसमें कोई लिंग भाग न ले, सेक्स भाग न ले, नर और मादा भाग न ले, नहीं कोई युग्मक बने, इस तरह का जनन कहलाता है अलैंगिक। एक ही जीव की इसमें आवश्यकता होती है बच्चों। और एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है ये अनेक प्रकार से होता है, बहुत सारी विधियां हैं शैवालों में अलैंगिक जनन करने की। तो सबसे पहली विधि आती है इसमें बाय मीन्स ऑफ जूस्पोर्स, है ना। चल भी होता तो क्या है, बीजाणु के द्वारा ही होता है। क्या बनते हैं यहाँ भी कवकों की तरह बीजाणु बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं
पर वे स्पोर्स अलग अलग तरह के होते हैं बच्चों, है ना। जैसे जू स्पोर, है ना, चल बीजाणु। तो चल बीजाणु क्या होंगे, ऐसे होंगे। देखिए स्पोर तो ये हो गया ना, तो इसमें अगर फ्लैजिला लग जाए तो ये चल बीजाणु हो गया। क्या हो गया, चल बीजाणु, जो मतलब मूवमेंट करे, चले फ्लैजिला की मदद से, तो बाय मीन्स ऑफ जूस्पोर। तो चल बीजाणु के द्वारा भी ये जनन करते हैं। कौन सा जनन, अलैंगिक। और ये कब होता है, फेवरेबल कंडीशंस में, अनुकूल परिस्थितियों में इस प्रकार से जो है ये जनन करते हैं शैवाल। और ज्यादातर जो इनके जूस्पोर होते हैं ना, ये या तो बाइफ्लैजिलेट होते हैं या क्वाड्रिफ्लैजिलेट, मतलब चार फ्लैजिलेट, ये तो द्विपक्ष युक्त होते हैं या चार पक्ष युक्त होते हैं, ये ध्यान रखना है ना। तो चाहे जूस्पोर बनाए। इसके अलावा दूसरी जो विधि आती है अलैंगिक जनन की, इनमें वो होता है बाय मीन्स ऑफ एप्लेनोस्पोर। एप्लेनोस्पोर, एप्लेनोस्पोर क्या होते हैं, अचल बीजाणु बच्चों, अचल बीजाणु। सेम चीज है ये भी स्पोर, ये देखिए, है ना, लेकिन इसमें क्या नहीं है, फ्लैजिला नहीं है, इसलिए इनको क्या कह रहे हैं, अचल हैं, चल नहीं रहे हैं ना। तो अचल बीजाणु जो है इनको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अचल। तो ये प्रतिकूल परिस्थिति में बनते हैं, है ना। जीव द्रव्य जो है इसमें क्या बनाता है, अचल बीजाणु बनाता है। ठीक हो गया। और जब अनुकूल परिस्थिति आती हैं तो फिर से नए पौधे को जन्म देते हैं। ठीक। तीसरी जो विधि आती है अलैंगिक जनन की, कौन सा स्पोर ये बनाते हैं, हिप्नोस्पोर। क्या बनाते हैं बच्चों, देखो पोर पोर लग रहा ना, स्पोर स्पोर सब में, हिप्नोस्पोर, है ना। इस विधि में ये भी प्रतिकूल परिस्थिति में बनता है ना। तो इसमें क्या होता है, हिप्नोस्पोर, जैसे ये सेल है, देखो ये दो कोशिकाएं हैं स्पायरोगाइट, तो इस कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, पूरा जीव द्रव्य, हर चीजों के अंदर सब कुछ होगा ना। तो इसमें क्या होता है ना कि जीव द्रव्य कोश, ये कोशिका वित्तीय, देखो सेल वॉल ना, इससे हट जाता है अंदर की तरफ और अंदर आकर के ये इस प्रकार से ये देखो इकट्ठा हो जाता है बीच में। ठीक, मतलब कोशिका भित्ति से अलग हट गया ना। तो एक यहाँ पर ये संरचना देख रहे हो आप, ये संरचना बन गई यहाँ पर, है ना। तो ये क्या होता है, देखो इसके चारों तरफ एक मोटी भित्ति बना लेता है। सारा जो जीव द्रव्य इकट्ठा हो गया ना बीच में, इसके चारों तरफ ये जो शैवाल होता है क्या बना लेता है, मोटी भित्ति बना लेता है। और ये ऐसा ही पड़ा रहता है। इसको कहते हैं हिप्नोस्पोर या सुप्त बीजाणु। सुप्त बीजाणु, सुप्त माना जो सोया हुआ है। तो बस जब एडवर्स कंडीशन आती है ना, प्रतिकूल परिस्थितियां होंगी इसके लिए, तो कैसे जिंदा रहेगा। तो ये पूरे ही कोशिका के जीव द्रव्य को सिकोड़ करके बीच में ले आता है, उसके चारों तरफ इस जीव द्रव्य को सुरक्षित कर देता है एक मोटी सी भित्ति बना करके, और ऐसी सोया रहता है। सोने का मतलब ये है ना, हिप्नोस्पोर सुप्त बीजाणु क्यों कह रहे हैं, ये ऐसी सोया रहेगा जब तक फेवरेबल कंडीशंस ना आ जाए, जब तक अनुकूल परिस्थितियां ना आ जाए, ऐसे पड़ा रहता है। और जैसे अनुकूल परिस्थितियां आती हैं, अनुकूल विश्राम अवस्था के बाद अनुकूल परिस्थिति आएंगी, तो ये बस भित्ति फट जाती है और ये पूरा जीव द्रव्य फिर से इस तरह से कोशिका भित्ति के पास ही आ जाता है। फिर ये स्पोर बनाने लगता है। अचल बीजाणु ही तो बनाएगा बाद में, लेकिन ये इस प्रकार का एक मेथड है प्रतिकूल परिस्थितियों से बचने का। ये कहलाता है हिप्नोस्पोर। क्या कहलाता है ये बच्चों, हिप्नोस्पोर। एक होता है एकाइनीट, है ना। एकाइनीट के द्वारा भी जो है ये अलैंगिक जनन करते हैं। तो इसमें अंतर देखो आप, ये भी कोशिका है, देखिए ये भी कोशिका है ना। अब यहाँ देखिए आप जरा, इसमें ये देखो ये सेल है ना। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, जरा अंतर आप खुद बताओ। यहाँ भी मोटी भित्ति बन गई, यहाँ भी, तो अंतर क्या है इन दोनों में, आप देख रहे हो। यहाँ पर तो सारा जीव द्रव्य सिकुड़ करके बीच में आ गया ना, है ना। और इसमें तो पूरी जो सेल वॉल है ना वही मोटी हो जाती, पूरी की पूरी सेल वॉल ही क्या हो गई, मोटी हो गई। तो ये कहलाता एकाइनीट। क्या बोलते हैं इसको, एकाइनीट, है ना, मतलब निश्चेष्ट बीजाणु इसको बोलते हैं। तो ये ऐसे ही पड़ा रहता है। ये भी कब होता है, बहुत ही कठोर होती है संरचना, ये तो कोशिका भित्ति मोटी हो जाती है इसकी पूरी, है ना। तो ये भी जो है कब होता है, अनफेवरेबल कंडीशन में, एडवर्स कंडीशन में, प्रतिकूल परिस्थितियों में होता है ये भी। ठीक है। और ऐसी रह गई पड़ा हुआ, जैसे अनुकूल परिस्थिति आएंगी तो ये भित्ति डिजोल्व हो जाती है, मोटी भित्ति गल जाती है। ठीक है। एक और अलैंगिक जनन करते हैं बाय मीन्स ऑफ पामेला स्टेज। क्या स्टेज, पामेला स्टेज। इसको क्या कहते हैं बच्चों, पामेला स्टेज। पामेला स्टेज में क्या होता है ना, ये जैसे फिलामेंट है, ठीक है। और ये जब अचल बीजाणु बनाता ना ये फिलामेंट, ये देखिए ये सब अचल बीजाणु है ना। तो ये क्या करते हैं, जैसे प्रतिकूल परिस्थिति आती है ना, अचल बीजाणु बन गए, तो ये इसके चारों तरफ जो है ना एक स्राव करता है म्यूसिलेज का। ये देखो श्लेष्म, क्या है ये श्लेष्म है, म्यूसिलेज या श्लेष्म बोलते हैं इसको। श्लेष्म मतलब चिकना सा एक चिपचिपा पदार्थ,
ये पूरे अचल बीजाणु के चारों तरफ जो है ये इस तरह से निकाले। ये इसलिए होता है ना, जैसे सूखा ड्राई कंडीशंस आ गई, तो इन स्पोर्स को सूखने से बचाने के लिए ये चारों तरफ क्या करता है, एक जेली जैसा पदार्थ निकाल देता है, इनको घेर लेता चारों तरफ से, ताकि नमी बनी रहे इन बीजाणुओं में और ये सूखने ना पाए। तो ये स्टेज कहलाती है पामेला। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? तो कभी कभी जो बीजाणु बनते हैं ये मातृ कोशिका से बाहर नहीं आ पाते, तो श्लेष्म के द्वारा जो है ये इस आवरण से घिर जाते हैं, क्योंकि इसको जल को रोकने की क्षमता होती है इसमें, है ना। तो अनुकूल परिस्थितियां जैसी आती हैं तो ये गल जाता है श्लेष्म, और ये बीजाणु बाहर आकर के फिर से जनन करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ये थी कुछ विधियां मेन, है ना। तो कैसे कैसे अलैंगिक जनन करते हैं शैवाल? चल बीजाणु बना करके, अचल बीजाणु बना करके, सुप्त बीजाणु बना करके, हिप्नोस्पोर, एकाइनीट बना करके और पामेला स्टेज बना करके ये जनन करते हैं। ठीक हो गया ना बच्चों? अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये हम जनरल कैरेक्टर जो आपको पढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, ये क्या है? शैवालों के मुख्य लक्षण है ना, कि भाई ये रहते कहाँ हैं, इनका संरचना कैसी होती है, ये जनन कैसे करते हैं। मेन तो जनन, ये सब पौधे जितने भी आपने पढ़ने सब में जनन पढ़ना और संरचना पढ़नी है, ठीक है। तो अब आते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इनमें। लिंगी जनन, जाहिर सी बात है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब हम कहते हैं दो सेक्स जहाँ पर भाग ले, मेल एंड फीमेल। ध्यान रखिएगा यहाँ पर भी कोई स्पष्ट नर और मादा नहीं होता। शैवाल इतने बड़े पौधे नहीं है कि नर मादा अलग अलग हों। यहाँ पर भी दो विभिन्न स्ट्रेन के विभिन्न क्या कहेंगे स्ट्रेन के यहाँ पर लैंगिक जनन में भाग लेते हैं कोई भी कोशिकाएं या कोई भी फिलामेंट, ठीक है। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है, चाहे वो विभिन्न स्ट्रेन के दो हों प्लस माइनस, लेकिन बनाएंगे तो युग्मक ही ना, तभी तो लिंगी जनन है। लिंगी जनन की मुख्य विशेषता क्या होता है? इसमें क्या बनते हैं? गैमीट्स बनते हैं बच्चों, युग्मक। और दूसरी विशेषता क्या होती है लैंगिक जनन की? कि इसमें रिडक्शन डिवीजन होना जरूरी है। रिडक्शन मतलब आधा, जिसको आप कहते हैं मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। तो लैंगिक जनन की दो विशेषताएं हैं, युग्मक बनेंगे और कहीं ना कहीं लाइफ में अर्धसूत्री विभाजन जरूर होगा, ठीक है। अलैंगिक में देखो कुछ नहीं होता ऐसा, लेकिन यहाँ जरूरी है, ठीक है। अब लिंगी जनन करने वाले जो शैवाल होते हैं ना, तो उसमें कैसे युग्मक बनते हैं और कहाँ बनते हैं? इनके जो युग्मक होते हैं ना बच्चों, ये बनते हैं गैमीटेंजिया में। कहाँ बनते हैं? गैमीटेंजिया, ये गलत लिख दिया मैंने। किस में बनते हैं बच्चों? ये गैमीटेंजिया, युग्मक धानी। कहाँ बनते हैं युग्मक धानी। जैसे बीजाणु धानी में बीजाणु बनते हैं ना, ऐसी युग्मक धानी में क्या बनते हैं? युग्मक बनते हैं। क्लियर हो गया, है ना। तो कैसे कैसे युग्मक होते हैं युग्मक धानी में अलग, क्योंकि हम एक शैवाल नहीं पढ़ रहे, सारे शैवालों के बारे में बता रहे हैं, तो युग्मक धानी बनते हैं। तो कैसे हो सकते हैं जो युग्मक बनते हैं ना, ये कैसे हो सकते हैं? ये हो सकते हैं आइसोगैमस। अब आप कहोगे भाई ये टर्म तो हमने सुनी, क्या होता है आइसोगैमस? नाम देखो, नाम में छिपा हुआ अर्थ समयुग्मक। अब देखो नाम हम बोले समयुग्मक, मतलब जो युग्मक देखने में समान हो, है ना। ये देखो जैसे मैंने यहाँ पे दो बना, एक ये, तो दोनों देखने में समान है ना, एक जैसे हैं, बाहर से देखने में कोई अंतर नहीं है ना, है ना। युग्मक तो हमेशा ही ध्यान रखना अगुणित होते हैं। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, अगुणित मतलब आधी संख्या, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। डबल मतलब 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जैसे हमें 46 2n नंबर दिखा रहा है ना, युग्मक में 23 होते तो n नंबर दिखा रहा है, ठीक है। तो सम युग्मक मतलब आइसोगैम, इनको क्या कहते हैं फिर? आइसोगैमिट्स। क्या कहेंगे इनको? आइसोगैम। मतलब कैसे हैं ये गैमिट्स? सम युग्मक है, समान प्रकार के हैं, ठीक हो गया। तो एक तो ऐसे भी बन सकते हैं शैवालों में, दोनों समान भी हो सकते हैं युग्मक, या दोनों क्या हो सकते हैं? एन आइसोगैमस। अब एन आइसोगैमस क्या हुआ? विषम युग्मक। विषम युग्मक नाम से लग रहा कुछ, विषम माने जो समान ना हो, है ना। अगर मैं यहाँ पर कह दूं एक ये है और एक ये है, तो क्या दोनों समान है? बिल्कुल नहीं है, है ना। बाहर से देखने में लग रहा है कि दोनों कैसे हैं? हेट्रोगैमीट हैं। इनको हम कहेंगे हेट्रोगैमीट, है ना। क्या कहेंगे? हेट्रो, है ना। आइसोगैमिट्स होगा, ये हेट्रो माना होता असमान, हेट्रोगैमीट है मतलब असमान है दोनों देखने में बाहर से ही। तो इस तरह का कहलाता विषम युग्मक टाइप। क्या कहलाएगा? ये समयुग्मक टाइप और ये विषम युग्मक टाइप, विषम युग्मक टाइप। ठीक हो गया, इतनी बात समझ में आ गई आपके, है ना। तो किसी में क्या होता है? समयुग्मक बनते हैं और किसी में कैसा बनता है? विषम युग्मक बनते हैं। ठीक हो गया।
तो ये है आपके मतलब कैसे जो है शैवालों में लैंगिक जनन होता। एक उदाहरण लेके हम चलेंगे ना, अब आगे हम पढ़ाऊंगी कि भाई स्पायरोगायरा या यूरोथ्रिक्स को मैं पढ़ाऊंगी, तो देख लेना, उससे समझ में आ जाएगा ना कैसा होता है यूरोथ्रिक्स, कैसे लैंगिक जनन होता है, कैसे इसमें अलैंगिक जनन होता है। तो विशेषताएं समझ में आ गई शैवालों की। आज के लिए इतना। और इसके बाद जैसे मैंने कहा ना इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, जैसे आपने कवकों का पढ़ा वो खुद लिखो ना, उनको तो अपने आप लिख सकते हो आप किताब से देख के। यहाँ पर भी ऐसी क्वेश्चन आ सकता है, शैवालों का आर्थिक महत्व क्या है। तो शैवालों का जब आर्थिक महत्व हम कहते हैं मतलब उनके लाभ भी लिखने और हानि भी लिखने। तो आज के लिए इतना, ठीक है।